गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज की क्लास फिर आप लोगों के साथ पॉलिटी से हम जुड़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़े थे, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग फंडामेंटल राइट को समझेंगे। फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं और इनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको हर एक एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको वहां पे देखने को इससे मिलना तय है। चलिए हम लोग बिना किसी समय बिताए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी को देखे थे और थोड़ा इस पर पहले एक बार मतलब फिर से एक बार उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग फंडामेंटल राइट पे बात करेंगे। जैसे कुछ बात किए थे आप लोग के बारे में, संसद के बारे में। संसद तो संसद को इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की बात किए तो इसके तीन ऑर्गन हैं। कितने ऑर्गन हैं? तीन बताए थे आप लोग को। एक होता है लोकसभा, दूसरा था राज्यसभा और तीसरा था राष्ट्रपति। इसके बारे में बात हम लोग किए थे। इसी के साथ हम लोग गवर्नमेंट के बारे में समझे थे। गवर्नमेंट के कितने अंग हैं? तो गवर्नमेंट के भी तीन ऑर्गन थे। एक थे लेजिस्लेचर, इसके हम लोग विधायिका कहते थे। दूसरा था कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा था न्यायपालिका। आप लोग पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, जुडिशरी। इसके भी हम लोग दो देखे थे, एक होते थे अस्थाई, एक होते थे अस्थाई। अस्थाई में जो डीएम थे, एसपी थे, सेक्रेटरी पद थे और इसमें प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, ये सब बात इसमें आ गए थे। ये सारे कौन मेंबर हैं? एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जुडिशरी की बात हम लोग किए थे, जिसमें तीन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। देखिए जो न्याय देने का काम करते थे। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी था, आप लोग के साथ बात किए थे, सांसद और एक था संसद। ये टर्मिनोलॉजी था। सांसद क्या होते थे? इसको हम लोग कहते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसे क्या कहते थे हम लोग? पार्लियामेंट। ये बताया था हम लोग बना के, ये मेंबर है, जहाँ जो भवन है इसमें मेंबर बैठते हैं। जो मेंबर बैठते हैं उसी मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। और जिसमें बैठते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग क्या किए थे, पिछले क्लास में देख चुके थे। और इन सबों से संबंधित जितने भी टर्मिनोलॉजी थे पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं। कितना सीट किसके पास है, लोकसभा के पास कितना है, राज्यसभा के पास कितना है, इन सारे हर चीजों के बारे में हम लोग क्या पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो है हम लोग का फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, हम लोग इस सारे टर्मिनोलॉजी को बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। फंडामेंटल राइट की जब बात करें तो फंडामेंटल राइट क्या होता है? भारत के प्रत्येक नागरिक को देश में शांति और सद्भाव से जीवन यापन करने और उनके सर्वांगीण विकास की गारंटी देता है। यानी हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उनको देश में सर्वांगीण विकास, सारे विकास या उसके हर एक सुविधा प्रदान करना और अपने अधिकार के साथ जीने का जो अधिकार देता है, कौन देता है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? किस क्वेश्चन पूछा जाएगा, फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट की जब बात करते हैं तो ये अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 यानी संविधान के
भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है। संविधान के भाग कितने में इसकी चर्चा किया गया है? 3 में चर्चा किया गया है। इसकी जो बात करने वाला आर्टिकल की बात करते हैं हम लोग, इसके बारे में 12 से लेके 35 तक इस आर्टिकल के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि संविधान जो फंडामेंटल राइट है वो किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। और 12 से लेके 35 तक आर्टिकल में हम लोग क्या करने वाले चर्चा, फंडामेंटल राइट को। तो इंग्लिश में लिख दिए हैं कि फंडामेंटल राइट आर बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स एंड एसेंशियल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सोसाइटी एंड गारंटीड बाय अ कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको देश में शांति और सद्भाव से जीवन यापन करने और उनके सर्वांगीण विकास की गारंटी प्रदान करता है हमारा फंडामेंटल राइट। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं। तो भारतीय संविधान में देखा जाता है तो 6 फंडामेंटल राइट हैं जिसके साथ हम अपना जीवन यापन करते हैं और हर एक अधिकार के साथ हम जीते हैं। जिससे है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, सभी नागरिक को समान अवसर समानता के साथ मिल करके इसके हर एक विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप अच्छे से क्लास को देखिए, पूरा क्लास देखिए, आपको पूरा हॉल कंप्लीट आने वाला है। इस क्लास के माध्यम से आपको पूरा फंडामेंटल राइट क्लियर होने वाला है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ रिलीजियस, यानी आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा के साथ अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिबेट्स, यानी संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है। यानी इन सारे चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। जब बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, तो यहाँ पर आता है समानता। क्या आता है? समानता का अधिकार। आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो क्या है, समानता का अधिकार। तो यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सभी के साथ समान कानून, समान नियम, समान लॉ रहे। यानी किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? 14 सुना गया आपको। 15 क्या कहता है? आप किसी भी लोगों के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्टिज्म, जाति के आधार पर, किसी के साथ जेंडर यानी लिंग के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आपको याद होना चाहिए कि किसी भी लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? सभी के साथ समान अवसर का अधिकार है। सभी के साथ समान अवसर का अधिकार है। जब अवसर की बात करते हैं तो यानी आपको नौकरी, यानी आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी जेंडर से हैं, आपको नौकरी में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप जिस भी जाति से हैं अवसर सबको समान मिलेगा। सरकार अगर कोई वैकेंसी निकालती है तो सारे लोग उसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सारे लोग जो उसके लिए एलिजिबल हो अपना फॉर्म भर सकते, उसको अधिकार प्राप्त होगा। तीसरा कहता है आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता
अस्मिता का अंत, मतलब आप समझ सकते हो अनटचबिलिटी, यानी आप किसी को ऐसे नहीं कहते छुआछूत का अधिकार, अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी यानी छुआछूत, आप किसी के साथ छुआछूत का अधिकार नहीं कर सकते, ये छोटे जाति है, ये बड़ी जाति है, हाँ उसको नहीं छुएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखिए हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई कहता है क्या आप किस जाति से आप तब इलाज करेंगे, आपका नहीं कहता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर किसी भी कास्ट से हो, ये पहले होता था, आप पहले देखते होंगे 4 वर्णों में बांटा गया था जाति को लेके, ये सब चीज पहले, जब संविधान आया ना इन सारे चीजों को हटा दिया गया। आज देखिए सबके साथ समान अवसर, सबके साथ समान भाव, सबके साथ समान अधिकार दिया गया है। यानी आप डॉक्टर के पास जाते तो आपके डॉक्टर नहीं पूछता कि किस जाति से है, नहीं पूछता है, आपको एडमिट करता है, आपका इलाज करता है। आप लोग क्लास में बैठते हैं, क्लास में हर एक कास्ट के लोग होते हैं, क्या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? नहीं होता है। और ये अधिकार कौन दिया? हमें संविधान दिया। और ये किसमें? अनटचबिलिटी यानी छुआछूत का अंत, ये खत्म हो चुका है। किसमें? आर्टिकल 17 में। अब आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत का क्या अभिप्राय है? उपाधियों का अंत का क्या अभिप्राय है? यानी मान लीजिए जब कहा गया है समान सबके साथ होना चाहिए, मान लीजिए आपके नाम क्या करेगा? राजा राम मोहन राय, पहले नाम होता था लॉर्ड। मतलब एक क्या है ना कि आपके नाम को एक आउटर, हम बड़े कास्ट से हैं तो आपके नाम के आगे एक वर्चस्व को दिखा रहा है। यानी इस चीज को खत्म करने के लिए आर्टिकल लाया, 18 लाया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में सब एक समान है। अगर ये आर्टिकल 18 नहीं आता तो अपना आप को क्या कहता है कि हम बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, ये कहाँ समानता दिखा? समानता नहीं दिख सकता था। तो इसीलिए आर्टिकल 18 क्या कहा है कि उपाधियों का, आपको कोई नाम आता है, नाम के पहले आप कोई बड़ा उपाधि नहीं लगा सकते हो। दूसरी बात ये, इसको एक चीज और खत्म किया गया था, ये जो बात है आप देखोगे पुरस्कार। आप लोग बताएंगे कि ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है, ये कब लाया गया? तो 1954 में जो भारत रत्न होता है, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन सारे चीजों को लाया गया। और इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन कहा गया कि जो पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, पद्मश्री है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये क्या है? पुरस्कार है। ये क्या है? ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार है, न कि उपाधि है। और पुरस्कार किसी को भी मिल सकता है, अपनी अच्छे काम के लिए, उसकी उत्कृष्टता को दिखाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग क्लास में अच्छे परफॉर्म करते होंगे, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा को दिखाता है, यानी एक कंपटीशन को भी बताता है। यानी इसलिए इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भारत रत्न ये उपाधि नहीं है, ये क्या है? एक पुरस्कार है। जो अच्छे कार्य करता है, देश के लिए करता है, समाज के लिए करता है, उसे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा उत्कृष्ट वर्क, उत्कृष्ट काम जो कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या दिया जा रहा है? ये अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड कोई उपाधि नहीं है। और इसको 1954 में पूछा गया क्वेश्चन, आप दरोगा का एग्जाम देते हैं, बिहार पुलिस एग्जाम देते होंगे, तो ये आपको कह रहे हैं कि एक क्लास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो कंप्लीटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, निसंदेह। हर एक एग्जाम में आप बीपीएससी एग्जाम हो रहा है, आगे देखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो फाइनल बीपीएससी पूछता ही पूछता है, इसको कोई काट नहीं सकता है। अगर आप दरोगा का दे रहे हैं, आप बिहार पुलिस एग्जाम दे रहे हैं, तो देखिए उठा के पर आपको क्वेश्चन मिलता है नहीं मिलता है। ये कब दिया गया आपको? 1954 में इसकी शुरुआत हुआ था, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, सबको बात करने का अधिकार है।
सबको जीवन यापन करने का अधिकार है, सबको अपनी मनपसंद की शादी करने का अधिकार है। ये भी हमें संविधान देता है, ये भी हमें संविधान देता है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? यानी हम अपने आप को एलिजिबल है, हम बात कर सकते हैं किसी से शांतिपूर्ण ढंग से, हम देश को उससे क्षति ना हो। मीडिया का अधिकार, मीडिया जो बात करते हैं हमसे, तो कहाँ पे है? स्वतंत्रता में है। आप यंग हैं, बड़े हैं, सबको अपना पसंद की गर्लफ्रेंड या शादी करने का अधिकार होगा, लेकिन ये हमारा अधिकार देता है। हमारे भारत में थोड़ा सा बच के, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, वो तो सारा अधिकार खत्म कर देंगे कि घर में लाठी चलेगा, तो ठीक ना, तो थोड़ा सा अधिकार है, बट हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं। सुनिए, थोड़ा समझिए बात को। आर्टिकल 90, आर्टिकल 90 ये क्या करता है? वाक यानी बोलने, यानी बोलने का अधिकार देता है, मीडिया का अधिकार देता है, अपनी बात को रखने का अधिकार देता है। कौन देता है? यह आर्टिकल 19 कहता है कि अपनी बात को किसी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं पे रख सकते हैं। ये कहाँ दे रहा है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब आप देखते हो कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको पुलिस पकड़ लिया, तो पुलिस पकड़ लिया तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, तो क्यों पकड़ा? आप कोई ऐसा काम तो नहीं किए। यानी पुलिस को जो जिस पर्सन को पकड़ा है उसे अधिकार है कि उसे ये बात पूछ सके कि आप मुझे किस जुर्म में पकड़े हैं, और आपका जुर्म अगर नहीं दिखा रहा है उसे छोड़ने का अधिकार है कि जब तक आप पे कोई ऐसा जुर्म ना हो, आप कोई संविधान के खिलाफ या देश के विरुद्ध ऐसा कुछ काम किए हैं जो संविधान का उल्लंघन करता हो, तो आपको यहाँ बचने का अधिकार है। आर्टिकल 21 ये कहता है निजता का अधिकार। क्या कहता है ये? निजता का अधिकार। क्या कहता है ये? निजता का अधिकार। यानी क्या कहा जाता है इसमें? कहता है कि आप कहीं पे भी आपको घूमने का अधिकार है, घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार, अपने मनपसंद से शादी करने का अधिकार, लेकिन सब चीज है, लेकिन सुसाइड का अधिकार नहीं है। सुसाइड का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। जीवन का अधिकार है, अपनीयता का अधिकार है, अपने जीवन को आप जी सकते, घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, अपनी मनपसंद की शादी कर सकते हैं, लेकिन आप सुसाइड नहीं कर सकते। ये संविधान के विरुद्ध है, याद रहेगा आपको। तीसरा बात है बाबू, आर्टिकल 22। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, 22 क्या कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, तो गिरफ्तार करते हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, आर्टिकल क्या कहता है? 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष क्या करना पड़ेगा? उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि अपने पसंद के वकील करने का अधिकार, अपने पसंद के वकील से बात करने का क्या है? अधिकार है, आर्टिकल 22 में कहता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसे किस जुर्म में पकड़ा है
और क्यों पकड़ा है, 24 आवर्स के अंदर उसे न्यायपालिका के समक्ष क्या किया जाएगा, उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा 24 में कि अपने के लिए उसे किसी भी इंसान को गवाही देने के लिए उसे बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है, सबूत दिखाने के लिए उसे बाध्यकारी नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। यह आर्टिकल 20 में कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप पकड़ते हैं, कोई पुलिस उसे पकड़ता है, तो अपने लिए उसे बाध्यकारी या सबूत के लिए कोई बाध्यकारी नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 20 कहता है। 22 याद रहेगा आपको, 24 आवर्स के अंदर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना है, यानी उसे अपने मनपसंद के वकील से करने का भी अधिकार है। ये आर्टिकल 22 कहता है। आई थिंक आपको ये बात सारा और याद होगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है, 20 क्या कहता है, 21 क्या कहता है। एक चीज और, आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार ये जोड़ा गया है 21 के ए में। तो शिक्षा का अधिकार किस में है, आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 क्या कहता है, सुनिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी किसी को जैसे बलात्कार से संबंधित, उसके साथ बिगाड़ से संबंधित, आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करा सकते हैं जो उसके विरुद्ध हो। मतलब आप किसी व्यक्ति को वो काम नहीं करने कर सकते हैं जो उसको नापसंद हो, यानी आप उसके काम के अनुरूप उसे पैसा नहीं दे रहे हैं, ये भी आप संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप उससे बलात्कार काम करवा रहे हैं, उसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये भी आप 23 का विरोध कर रहे हैं। यानी वह आर्टिकल 23 के तहत आप पे कार्रवाई करवा सकता है, यानी आप उसके शोषण नहीं कर सकते हैं। होता है ना कि काम बहुत जटिल करवा रहे हैं, पैसा कुछ दे रहे हैं, बेगार के रूप में 2 रोटी दे दिए, खा लो, काम करो। आई थिंक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। दूसरा बात, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है, सुनिएगा, क्वेश्चन बार-बार पूछा है 24 से। आर्टिकल 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप बहुत खतरनाक जगह जैसे कारखाना में जहां पर उसको क्या कहते हैं, उसके जान को खतरा हो, जहां पे जान संबंधित खतरे हैं, आप उस जगह पर उसे काम नहीं करवा सकते हैं। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप कोई बंजर कारखाना से कोयला कारखाना हो गया, सीमेंट कारखाना हो गया, जहां पर उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, आप उसे वहां पे काम करने से नहीं बातें कर सकते हैं। याद रहेगा आपको 23 क्या कहता है, बलात्कार बेगार से संबंधित बातें हैं। आप किसी व्यक्ति को उसके बिना पसंद के काम नहीं करा सकते हैं। और आर्टिकल 24 क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी जटिल कामों में, कारखानाओं में, जहां उसकी जान को मतलब खतरा है, आप वहां उसको काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद कहा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, अपना धर्म को बढ़ाने का अधिकार है। और क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, तो सबको अपना रिलीजियस है, सबको अपना पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है। सभी इंसान को अपने धर्म को बढ़ाने का अधिकार है, अपने धर्म को शांतिपूर्ण रूप से, मतलब उस पर हिंसा ना हो किसी प्रकार की, और प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। हाँ, लेकिन एक चीज याद है कि आप किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो किसी को जबरन मुसलमान नहीं बना सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं
तो अपने धर्म में किसी इंसान को जबरदस्ती आप नहीं ला सकते। प्रचार प्रसार कर सकते हैं, शांतिपूर्ण कर सकते हैं, आप धर्म को शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से धर्म का प्रचार करें, धर्म का प्रसार करें, आप में से किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आर्टिकल 25-28 ये बात कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, अब धर्म को प्रचार करने से संबंधित बात रखने के अधिकार है और सारे काम करने का अधिकार। दूसरी बात अब आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29 और 30, ये समझिए। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहता है कि आपको अपने किसी भी अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र में अपना धर्म की से संबंधित शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। 30 में क्या कहता है? धर्म को बढ़ाइए और उसमें सही शिक्षा दीजिए, यानी अपना फैलाव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और आता है, आप ध्यान से सुनेंगे कि आर्टिकल 31 यानी आर्टिकल 31, ये पहले संविधान में 7वां मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया। ये था संपत्ति का अधिकार, राइट टू एसेट्स। आर्टिकल 20 पहले जो मौलिक अधिकार था वह सेवन हुआ करता था, और आर्टिकल 31 में इसका अधिकार था, राइट टू एसेट्स, ये संपत्ति का अधिकार था। और इसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और इसे आर्टिकल 300A में इसे रख दिया गया एक संवैधानिक रूप में। आपको याद रहेगा आर्टिकल 21 पहले संविधान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। पहले जो फंडामेंटल राइट था वह 7 हुआ करता था, अब ये 6 है। तो उसमें कौन हटा था? ये राइट टू एसेट, ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, और अभी वर्तमान में 300A में इसे रखा गया है जो संवैधानिक है। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आर्टिकल 32, बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे संविधान का आत्मा कहा गया। आपसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। क्यों कहा गया है, थोड़ा समझिए। आर्टिकल 32 कहता है कि आपको जो अधिकार है, यानी निहिता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये जो अधिकार है, जब आपका इस अधिकारों को छीना जा रहा है, आपके अधिकारों को कोई शोषण कर रहा है, आपके अधिकारों को देने योग्य नहीं मान रहा है, तब आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप अपना आवाज रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि आपको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो आप संविधान के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपना सीधा उच्चतम न्यायालय में आपको अधिकार है कि अपनी बातों को रख सकते हैं। इसीलिए इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा कहा गया है। काफी बार बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया, दरगाह में पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो आई होप, उम्मीद होगा कि मैं आज जितने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ पूरे ईमानदारी से आप लोग पढ़े होंगे और आई थिंक आप याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं है एक बार देखिए, 2 बार क्लास देखिए, सारा बात आपको माइंड में छप जाएगा और आसानी से आपको क्लास में याद भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, बाय।